नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। लोकतंत्र में यूं तो जनता की इच्छा चलती है, लेकिन अगर पार्टियां कॉरपोरेट चंदे पर आश्रित हो जाएं तो क्या होगा? क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह चुनाव महंगे हो रहे हैं उसने सत्ताधारी पार्टियों को पैसा बटोरने की मशीन बना दिया है? एक सनसनीखेज मामला टाटा ग्रुप से जुड़ा सामने आया है। कहा गया है कि उसने सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के अप्रूवल के बदले बीजेपी को 700 करोड़ से ज्यादा का चंदा दिया। क्या यह संयोग है कि 2014 में सत्ता में आने के बाद बीजेपी के बैंक बैलेंस में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है और सरकार की तमाम नीतियां कॉरपोरेट हित में बदलती गई हैं? क्या यह लोकतंत्र के धनतंत्र में बदलने की मुनादी है? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे इस शो में। पर सबसे पहले ताजा खबर। ये दिल्ली में बीजेपी का दफ्तर है और टाटा ये नाम ही काफ़ी है। अगर सरकार की ओर से किसी प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को 44,000 करोड़ की सब्सिडी दी जाए तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जनता के टैक्स के पैसे से एक बड़ी कंपनी को राहत दी जा रही है, लेकिन कुछ दिन बाद वही कंपनी उसी सत्ताधारी दल के खाते में 758 करोड़ रुपए चंदा बतौर जमा कर दे तो फिर क्या कहेंगे? क्विड प्रो को, यानी काम के बदले चंदा। ऐसा ही आरोप लगा है देश की बेहद प्रतिष्ठित कही जाने वाली इस कंपनी यानी टाटा पर। खबर है कि टाटा समूह को सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के लिए 44,000 करोड़ की सब्सिडी मिली और ठीक 4 हफ्ते बाद बीजेपी के खाते में 758 करोड़ रुपए जमा हो गए। वैसे तो कथित मुख्यधारा का मीडिया अब सिर्फ सरकारी ढोल बजाता है, लेकिन कुछ लोग अब भी खबर छापने का हौसला दिखा ही देते हैं। स्क्रोल.इन में यह सनसनीखेज खबर छपी है 27 नवंबर को। हाउ टाटा ग्रुप बिकेम बीजेपीज बिगेस्ट डोनर वीक्स आफ्टर मोदी कैबिनेट क्लियर्ड इट्स सेमीकंडक्टर यूनिट। ये आयुष तिवारी की खबर है। यानी सेमीकंडक्टर का एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को क्लियर जैसे ही किया मोदी की कैबिनेट ने और सबसे बड़ा चंदा मिला बीजेपी को। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं और भारत फिलहाल इनके आयात पर ही निर्भर है। देश में सेमीकंडक्टर बन सके इसके लिए सरकार ने 50% सब्सिडी का ऐलान करते हुए आवेदन मांगे थे। टाटा को 2 बड़े प्रोजेक्ट मिले, एक गुजरात के धोलेरा में 91,000 करोड़ का फैब्रिकेशन प्लांट और दूसरा असम में 27,000 करोड़ का असेंबली यूनिट। और सरकार ने फरवरी 2024 में 44,000 करोड़ की सब्सिडी के साथ टाटा के 2 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी और बस 2 महीने के अंदर ही अप्रैल 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले टाटा के प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट ने बीजेपी को 758 करोड़ रुपए दिए। 758 करोड़ सुनने में अजीब लगता है, कोई कंपनी किसी पार्टी को इतना चंदा दे सकती है? ये 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले किसी एक समूह द्वारा बीजेपी को दिया गया अब तक का सबसे बड़ा चंदा है। बीजेपी को, किसी भी पार्टी को दिया गया सबसे बड़ा चंदा है। यह इसलिए भी अहम है कि टाटा ट्रस्ट ने 2021 से 24 के बीच किसी को कोई चंदा नहीं दिया था और 2024-25 में जब बीजेपी को 758 करोड़ दिया गया तो उसी समय कांग्रेस को 77.3 करोड़ और 8 क्षेत्रीय दलों को 10-10 करोड़ भी बांट दिए गए। अब स्क्रॉल.इन की रिपोर्ट कहती है कि यह सब होना संयोग नहीं है। इस रिपोर्ट के अनुसार सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट में सरकारी सब्सिडी पाने वाली हर बड़ी कंपनी ने ठीक मंजूरी के कुछ दिनों या हफ्ते बाद बीजेपी को बेहद मोटा चंदा दिया। छोटा मोटा नहीं, बेहद बड़ा। जैसे तमिलनाडु का मुरुगप्पा ग्रुप है, इसने 2024 में ही सेमीकंडक्टर प्लांट की मंजूरी हासिल की। इसको सब्सिडी मिली 3,501 करोड़ रुपए और प्रोजेक्ट मंजूरी के कुछ ही दिनों बाद बीजेपी के खाते में इस
कंपनी की ओर से जमा किए गए 125 करोड़ रुपए, यानी हमारे आपके टैक्स से सब्सिडी गई एक कंपनी को और कंपनी ने एक पार्टी को 125 करोड़ रुपए दे दिए। ऐसे ही काइनस टेक्नोलॉजी है, उसके एमडी हैं रमेश कुन्ही कन्नन। सितंबर 2025 में गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी मिली। इससे पहले इन्होंने 2023-24 में व्यक्तिगत रूप से बीजेपी को 12 करोड़ रुपए चंदा दिया था। ये क्या सब कुछ संयोग है? प्रोजेक्ट की मंजूरी और बीजेपी को चंदा, बीजेपी को चंदा, प्रोजेक्ट को मंजूरी। ये एक चक्र नजर आ रहा है जो दरअसल एक खेल है, जनता के पैसे से खेला जा रहा है। कानूनी लिहाज से शायद इसमें कुछ भी गलत ना मिले, लेकिन अंधा भी देख सकता है कि ये न सिर्फ अनैतिक है बल्कि सत्ताधारी दल और कॉरपोरेट कंपनी के बीच लेन देन का खुला खेल है। बीजेपी ने शायद ये नया तरीका निकाला है इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के खारिज होने के बाद। आपको शायद याद हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर क्या जबरदस्त प्लानिंग की गई थी। 2 जनवरी 2018 को वित्त मंत्रालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की अधिसूचना जारी की थी। यह एक प्रकार का ब्याज मुक्त प्रोमिसरी नोट था जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता था। भारतीय नागरिक या भारत में पंजीकृत कंपनियां एसबीआई की चुनिंदा शाखाओं से ये बॉन्ड खरीद सकती थी। ये बॉन्ड 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ मूल्य में उपलब्ध थे। सरकार ने दावा किया था कि इससे चुनाव में काले धन का इस्तेमाल रुकेगा, यानी बॉन्ड खरीदिए, पार्टी को दीजिए और दान देने वाला का नाम भी गुमनाम रहेगा और न ही राजनीतिक दल को पता चल पाएगा कि किसने बॉन्ड खरीदा था। ये बॉन्ड खरीदने के 15 दिन के अंदर किसी पंजीकृत दल को दान दिया जा सकता था, जिसे वो दल बैंक से भुना सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया। उस समय विपक्ष ने भी बड़ा हल्ला मचाया था कि दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड एक घूस देने का, रिश्वतखोरी का एक वैध तरीका है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो 15 फरवरी 2024 को इस पर फैसला दिया। 5 जजों ने, संवैधानिक पीठ थी, उस समय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ भी उसमें थे, जस्टिस संजीव खन्ना थे, बीआर गवई थे जो इस समय है चीफ जस्टिस, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा। एक मत से यह फैसला सुनाया गया जिसमें कहा गया कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम है ये आरटीआई कानून का उल्लंघन है। मतदाताओं को यह जानने का अधिकार है कि राजनीतिक दल किसके पैसे से चल रहे हैं, क्योंकि चंदा नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करता है। गुमनामी से एक व्यक्ति एक वोट के बजाय 1 रुपया 1 वोट सिद्धांत हो जाता है। अनाम चंदे से पूंजीपतियों का प्रभाव बढ़ता है जो राजनीतिक भागीदारी को असमान बनाता है। कोर्ट ने कहा कि कंपनियों के चंदे व्यावसायिक लेन देन हैं जो लाभ के बदले दिए जाते हैं। इसमें विदेशी फंडिंग की अनुमति और असीमित कॉरपोरेट चंदे से काला धन बढ़ सकता है। यानी सरकार ने जो कहा था कि इससे काला धन खत्म होगा, दरअसल काले धन को खत्म करने के नाम पर धनार्जन की एक लंबी और गुप्त व्यवस्था बनाई गई थी जो काले धन से कम खतरनाक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि एसबीआई को दानदाताओं और प्राप्तकर्ताओं की पूरी जानकारी 12 मार्च 2024 तक चुनाव आयोग को सौंपना होगा। और ऐसा हुआ और उसके बाद आयोग को यह डेटा सार्वजनिक करना पड़ा और तब हमारे सामने जो तस्वीर आई वो कुछ ऐसी थी जो तमाम संदेहों को दरअसल सही साबित कर रही थी। बीजेपी को मिले थे 6,566.12 करोड़ और जो देश की दूसरी बड़ी पार्टी है मुख्य विपक्षी दल, उसे महज 1,123.31 करोड़। यानी इन दो दलों में जो आमने सामने हैं 6 गुने का फर्क। और जितना कांग्रेस को मिला उससे थोड़ा ही कम टीएमसी को 1,092.98 करोड़, फिर बीआरएस 912.68 करोड़, फिर बीजेडी 774 करोड़, डीएमके को 616 करोड़, वाईएसआर कांग्रेस को 382.44 करोड़,
टीडीपी को 146.60 करोड़। यह गौर करने वाली बात है कि बीजेपी को कुल बॉन्ड चंदे का 57% अकेले मिला, जो अन्य सभी राष्ट्रीय दलों से 3 गुना अधिक है। 94% दान कॉरपोरेट क्षेत्र से, जिसमें घाटे वाली कंपनियां भी शामिल हैं। जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है, जिसने इन चीजों का विश्लेषण किया है, उसने उस समय चेतावनी दी कि यह सत्ता के एकाधिकार को बढ़ावा दे रहा है। आखिरकार राजनीतिक दल इतना पैसा जो उठाते हैं उसका करते क्या है? कभी आपने ये सोचा? ये तस्वीरें देखिए, इसमें सभी दलों की रैलियां हैं। ये रैलियां यूं ही नहीं हो जाती। चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। खास तौर पर इस समय बीजेपी जिस तरह से चुनाव लड़ती है, कोई भी देख सकता है। चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक बड़े राज्यों में लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी 95 लाख और विधानसभा चुनाव में 40 लाख खर्च कर सकता है, बड़े राज्यों में। और छोटे राज्यों में लोकसभा चुनाव में खर्च सीमा 75 लाख है और विधानसभा की 28 लाख। लेकिन पार्टियों के लिए खर्च पर कोई रोक नहीं है, यानी पार्टियां कितना भी खर्च कर सकती हैं। नतीजा यह है कि जिन पार्टियों के पास पैसा ज्यादा है, वे अंधाधुंध खर्च करके चुनावी माहौल को अपने पक्ष में कर लेती है। प्रत्याशी भी निर्धारित सीमा से 10-20 गुना खर्च करते हैं, जाहिर है बताते नहीं हैं। बीते 10 सालों में बीजेपी ने खास तौर पर इसमें महारत हासिल की है, इसलिए उसका पूरा जोर चंदा उगाही पर है। और इससे भी पता चलता है कि पिछले 10 सालों में उसकी आर्थिक स्थिति कहां से कहां गई। 2014 के आम चुनाव के ठीक पहले, यानी 2013-14 में बीजेपी के खाते में थे 464 करोड़ और कांग्रेस के पास 586 करोड़। बहुत फर्क नहीं था। कांग्रेस लगातार 10 साल से सत्ता में थी, तो थोड़ा कम बीजेपी के पास था। 586 करोड़ कांग्रेस के पास था और अन्य राष्ट्रीय दलों के पास कुल मिलाकर अगर सबको जोड़ दिया जाए तो तकरीबन 1000 करोड़ से कम ही था। और 2023-24 में क्या स्थिति हम देख रहे हैं? बीजेपी के पास कैश और बैंक बैलेंस है 7113 करोड़ और कांग्रेस के पास 1000 करोड़ भी नहीं है, 857 करोड़। और अन्य दलों को सब मिला दिया जाए जो राष्ट्रीय दल है तो 5820 करोड़। यानी 60 साल राज करने वाली कांग्रेस से लगभग 10 गुना पैसा उस बीजेपी के पास है जो 10-11 साल से केंद्र में राज कर रही है। वैसे चंदा हमेशा ही लिया जाता रहा है। पार्टियों के आम कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर कभी चंदा मांगते थे, लेकिन धीरे धीरे यह रिवाज खत्म हुआ और पूरी निर्भरता बड़ी कंपनियों पर हो गई। यानी पूरी हमारी जो लोकतांत्रिक प्रणाली है वो बड़ी पूंजी पर निर्भर होती गई। नतीजा क्या निकला है? नतीजा यह है कि तमाम नीतियां उन्हीं के हिसाब से बदल रही हैं जो पैसा ज्यादा दे रहे हैं। यानी अगर उदाहरण देखना हो तो आप अभी का जो लेबर कोड आया है उसको देख लीजिए। फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो है, उसने एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन की ओर से, यानी नियोक्ताओं की ओर से या कारखानों के मालिकों की ओर से 2014 में सरकार को, यानी सरकार बनने के बाद ही जाहिर है, एक मांग पत्र दिया था। इसमें कहा गया था कि श्रम कानूनों को बदलिए, सरल कीजिए, काम के घंटे बढ़ाइए और कंपनी को कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का अधिकार दीजिए, हायर एंड फायर। और मोदी सरकार ने कुछ दिन पहले श्रम सुधार के नाम पर तमाम कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड लागू कर दिए। इसका नतीजा यह होगा कि स्थायी नौकरी अब अतीत की बात हो जाएगी। काम के घंटे 8 से बढ़कर 12 तक हो सकते हैं। हर समय सर पर नौकरी जाने की तलवार लटकती रहेगी। मजदूरों और कर्मचारियों के लिए यूनियन बनाना मुश्किल हो जाएगा। हड़ताल का अधिकार भी सीमित कर दिया गया है। यानी सरकार वही कर रही है जो कॉरपोरेट कंपनियां चाहती हैं। और फिक्की ने जो मांग पत्र दिया था, इस लेबर कोड में कई बार शब्दशः वही पंक्तियां आपको देखने को मिल सकती हैं। अब इस समय याद करना जरूरी है कि श्रमिकों ने काम के घंटे 8 करने के लिए बेहद लंबा संघर्ष किया था। और यह भारत में नहीं, पूरी दुनिया में, खास तौर पर अमेरिका में एक आंदोलन चला था, 8 आवर मूवमेंट। उस समय कोई लेबर लॉ नहीं थे, 12-12, 14-14 घंटे काम करना पड़ता था। तब एक मांग उठी जिसे कहा गया 8 आवर मूवमेंट। इसमें कहा गया कि 8 घंटे नींद चाहिए,
8 घंटे सामाजिक काम के लिए, मनोरंजन के लिए चाहिए और 8 घंटे काम के लिए चाहिए। इस तरह से 24 घंटे के दिन को विभाजित करने का एक सभ्य तरीका विकसित हुआ, लेकिन यह मांग आसान नहीं थी। आज जो हम मई दिवस मनाते हैं, उसके पीछे इसी आंदोलन की प्रेरणा थी। 1886 में शिकागो में अमेरिका के तमाम मजदूरों ने शहादत दी थी, लेकिन इस आंदोलन ने मजदूरों को, श्रमिकों को दुनिया के पैमाने पर मानवीय गरिमा हासिल करने में मदद की। और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी इसकी पर्याप्त गूंज थी, संविधान में भी इसकी झलक है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि लोकतंत्र तेजी से धनतंत्र में बदल रहा है, और यह आलोचना सही है कि लोकतंत्र दरअसल पूंजीपतियों की तानाशाही ही होती है। संविधान सभा की याद कीजिए, केटी शाह। संविधान सभा में चिंता उठी थी, संविधान सभा में चुनावी चंदे को लेकर गंभीर बहस हुई थी। 13 दिसंबर 1948 को प्रोफेसर केटी शाह ने प्रस्ताव रखा था कि राजनीतिक दलों को केवल व्यक्ति से ही चंदा लेने का अधिकार हो, कोई कंपनी, फर्म या संस्था राजनीतिक दल को चंदा न दे सके। उन्होंने तर्क दिया कि कंपनियां चंदा देकर सरकारों को प्रभावित कर सकती हैं, यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक होगा। लेकिन केटी शाह का प्रस्ताव इस तर्क पर खारिज हो गया कि अगर कंपनियों से चंदा लेना बंद कर दिया गया तो दल केवल अमीर व्यक्तियों पर निर्भर हो जाएंगे, इससे पूंजीपतियों का प्रभाव और बढ़ जाएगा। जाहिर है एक कैच-22 सिचुएशन थी, लेकिन किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि सीधे सीधे पैसे के दम पर सत्ता को अपने हक में नीतियां बनाने के लिए आसानी से प्रभावित किया जा सकेगा। 75 साल बाद संविधान लागू होने के हम उन आशंकाओं को सच होते देख रहे हैं जो संविधान सभा में जाहिर की गई थी। सत्ताधारी दल कॉरपोरेट कंपनियों के ऐसे कमीशन एजेंट में बदलते जा रहे हैं जिनका काम चुनाव में 10,000 रुपए बांटकर या गरीबों को 5 किलो राशन देकर जनाक्रोश को ठंडा रखना है, ताकि उनके आका जल, जंगल, जमीन और अन्य संसाधनों की खुली लूट जारी कर सके। ये मसला कितना खतरनाक हो सकता है, शायद अभी आप इसको ना समझ सकें, लेकिन कोशिश कीजिए। आने वाले दिन बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये शो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.